हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका GSIQ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। एनसीईआरटी सार संग्रह का ये आधुनिक भारत का एपिसोड का और भी जो सीरीज है उसको अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। और ये आधुनिक भारत में हम लोग 1857 का रिवोल्ट से संबंधित प्रश्नों को देखा था पिछले वीडियो में। और फिर नागरिक और जनजातीय विद्रोह के बारे में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको देखा था। और उसमें का कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बच गए थे, उसको हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। ठीक है। और भी एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल की बहुत ही अच्छी पुस्तक है और एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी और भी सब्जेक्ट का जो है और भी सब्जेक्ट का जो लेक्चर है उसको भी अपलोड किया जा चुका है। तो आप लोग अगर उसको देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जा कर के उसको वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, आप लोगों को मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इतना सारा प्यार और इतना सारा सपोर्ट इस यूट्यूब चैनल को कर रहे हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपके लिए हमेशा सदा तत्पर रहूँगा और आगे भी बीपीएससी के लिए या फिर अदर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी या उससे रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम जो हैं, जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे, दरोगा और ईएसआई, ईपीएफओ, इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मैं आपकी मदद करूंगा। जहां तक हो सकता है वहां तक मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आपको मदद करूंगा। तो चलिए, जो बाकी रह गया था उसमें का और जनजातीय विद्रोह में का कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे उसको हम लोग देखते हैं। तो शुरू करने से पहले चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग जो टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना कि सबसे पहले नोटिफिकेशन वहीं पे मिल जाती है, जो भी सूचना होती है वहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया? तो वेलुथम्पी ने केरल में किया था। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजी के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। ये कोटेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भीलों के द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गड़कड़ी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पे था? तो कोल्हापुर में था। जनजातियों लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। ये प्रश्न कई बार बीपीएससी ने इसको पूछा है। ठीक है, तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल मालाबार तट पे हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि गोविंद गिरी ने मेवाड़, बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से जो 1835 ईस्वी तक चला था, किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। अहोम आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अहोम, अ से अहोम और अ से असम, दोनों एक दूसरे से मैच कर रहा है ना, तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल जो था उस सेन के द्वारा साहिब। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था, मतलब एक ही ईश्वर है उसी को उसने बल दिया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे मैप के थ्रू आपको क्या कीजिए कि सबसे पहले तो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको ना आप ध्यान से समझिएगा कि कौन से इसमें सारे राज्यों, मतलब जो राज्यों में जहाँ जहाँ किसान और नागरिक विद्रोह हुए उसको मैप के थ्रू, क्योंकि मैप के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है कि अरे हाँ, ये बिहार में ये आंदोलन हुआ था, जैसे कि बिहार में बहावी आंदोलन हुआ था, पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह, फकीर या फिर भूमिज विद्रोह, ऐसे इस तरह से जो, तो उसको मैप पे एक लोकेट करके पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी याद करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये भूलने वाला चीज़ है, तो आप लोग मैप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और मैप बना करके और उसको आप लोग वहाँ पे डिनोट करने की कोशिश कीजिए। और चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा सा। जैसे कि अगर हम बात करें झारखंड में, ठीक है, ऊपर से चालू कर रहे हैं तो झारखंड छोड़िए, हम पंजाब से आते हैं। ठीक है, तो पंजाब में देखते हैं। तो पंजाब जो रीजन है, मैं जूम कर देता हूँ, पंजाब जो रीजन है, तो पंजाब में क्या हुआ था? कूका विद्रोह हुआ था। 1840 से 1872 ईस्वी तक चला था। और इसका जो नेतृत्व करता थे तो भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कूका। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बात करें झारखंड की,
तो ये यहाँ झारखंड है, और झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, बहुत सारे किसान और नागरिक विद्रोह हुए थे। तो देखते हैं कौन सा। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, इसका नेतृत्व कौन था? बुद्धो भगत। ये पूछता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 से 1856 ईस्वी में हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। फिर खैरवार विद्रोह की बात करें तो 1874 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो हुआ था 1914 में, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा भगत थे। युवान और जुआंग विद्रोह जो 1867 से 68 में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? रणनायक थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे अब चलिए हम देखते हैं असम में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। तो असम में, बिहार में देख लेते हैं, झारखंड के पहले बिहार है तो बिहार में देख लेते हैं। तो बिहार में मुख्यतः देखिए चेरो विद्रोह हुआ था 1801 में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भूषण सिंह थे। और बिहार में हुआ था बहावी आंदोलन हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे सैयद अहमद बरेलवी। 1830 से 60 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। और ये बहावी आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी में स्पेशली, और बीपीएससी और जो दरोगा का एग्जाम होता है बिहार दरोगा का, या इन्फोर्समेंट एसआई के एग्जाम जब भी होने वाला है, तो उसमें ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना, और पूछा भी जाता है। फिर अगर हम बिहार के बाद अगर बात करें असम की, तो असम में हुआ था अहोम विद्रोह, जिसके 1828 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता जो थे गोमधर कुंवर थे। खासी विद्रोह जो 1828 से 1833 ईस्वी में हुआ था, राजा तीरथ सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे। असम के बाद अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था। नागालैंड में नागा और नागा से नागा विद्रोह 1931 में। नेतृत्वकर्ता कौन थी? तो रानी गोंडिलुई थी। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि मणिपुर में कौन सा विद्रोह होता? कुकी विद्रोह होता 1917 में। अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में देखेंगे कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में देखते हैं कि सन्यासी विद्रोह हुआ था, तो 1770 में हुआ था। नेतृत्वकर्ता सन्यासी थे जो गिरी संप्रदाय से थे। और यही सन्यासी विद्रोह का जिक्र कहाँ पे मिलता है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। तो ये जिक्र मिलता है आनंद मठ। और आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि बंगाल में ही फकीर विद्रोह हुआ था 1776 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मजनू शाह चिराग थे। फिर पागलपंथी विद्रोह 1813 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता करम शाह और टीपू मीर थे। फराइजी विद्रोह था जो 1820 में हुआ था, दादू मियाँ थे उसके नेतृत्वकर्ता। ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और भूमिज विद्रोह 1833 में। उड़ीसा की बात करें तो खोंड विद्रोह 1837, नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चक्र बिसोई थे। पाइक विद्रोह जो हुआ था 1817 में हुआ था, और पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु था। अगर आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है कि सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन था, तो अगर 1857 की सिपाही क्रांति थी या 1857 की क्रांति थी तो वो रहेगा, तो उसको ऑप्शन लगाइएगा। अगर पाइक विद्रोह रहे तो पाइक विद्रोह को लगाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है कि सबसे पहला विद्रोह जो हुआ था वो कौन सा विद्रोह था? तो पाइका विद्रोह था। कब हुआ था? 1817 ईस्वी में हुआ था। फिर उड़ीसा में ही देखते हैं कि संबलपुर विद्रोह हुआ था 1833 से 1862 ईस्वी में हुआ था। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरेंद्र साई थे। अगर हम यहाँ पे बात करें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में पूर्वी गोदावरी में हुआ था कोया विद्रोह 1879 से 80 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो टोम्मा सोरा थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश में हुआ था रंपा विद्रोह हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1879 में 1879 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सीताराम राजू थे। और फिर चेंचू आदिवासी आंदोलन भी हुआ था 1920 में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में हुआ था पोलीगारो का विद्रोह 1801 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कट्टा वामान थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि गंजाम विद्रोह था 1800 से 1805 ईस्वी तक हुआ था। नेतृत्वकर्ता श्रीकर भंज थे। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में हुआ था कित्तूर विद्रोह। कित्तूर ये नेतृत्वकर्ता चेन्नम्मा व रैयप्पा। यही रानी चेन्नम्मा जो थी, इन्होंने ही बोला था कि मैं कित्तूर नहीं दूंगी। ठीक है, ये कर्नाटक में हुआ था। कित्तूर कहाँ है? कर्नाटक में है। अगर हम बात करें पश्चिमी अगर घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता चीतर सिंह और वासुदेव बलवंत फड़के थे। और 1822 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह 1844 में। नेतृत्वकर्ता बाबाजी अहिरेकर। जैसे इसके गडकरी जो थे वो मराठा किले के संरक्षक थे। अब हम गुजरात की बात करते हैं। ठीक है, तो गुजरात में क्या हुआ था कि यहाँ पे गुजरात में देखते हैं तो कच्छ विद्रोह 1816, नेतृत्वकर्ता भरतमल व झरेजा। बघेरा विद्रोह 1818, और बघेरा वहीं गुजरात में ही हुआ था। और फिर हम बात करते हैं कि भील विद्रोह का नेतृत्वकर्ता दशरथ हिरिया सेवरम 1820 से 1825 ईस्वी तक हुआ था। और भील विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर राजस्थान में देख लेते हैं।
और फिर हम देखते हैं कूका विद्रोह, ये तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो गोगिनेगी रंगा बायोकुल। नेक्स्ट देखते हैं कि गोगिनेगी रंगा वायकुलु भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। और हाँ, एक वो टंग स्लिप कर गया, जो राजस्थान में भील विद्रोह 1820 से 1825 ईस्वी में हुआ था, और इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो दशरथ हिरिया सेवाराम थे। ठीक है, तो ये भील विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। इसको आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में, मतलब कारण क्या था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और आंदोलन का नाम क्या था, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन से थे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे कि मोपला विद्रोह जो था प्रथम चरण 1836 से 1854 ईस्वी तक था। मालाबार इससे प्रभावित क्षेत्र था। नेतृत्व जो करता थे वो के एन हाजी थे, और अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था को लागू जो किया गया था उसी के द्वारा। ठीक है, नील विद्रोह अगर देखते हैं तो नील विद्रोह जो था वो 1859 से 1860 ईस्वी में हुआ था। और ये नील विद्रोह कहाँ पे प्रभावित क्षेत्र था, तो ये बंगाल में हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेतृत्व करता थे। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना कारण था। पाबना विद्रोह की बात करें 1873 से 76 ईस्वी तक जो चला था, ये कहाँ हुआ था, प्रभावित क्षेत्र जो था वो बंगाल था, और नेतृत्वकर्ता जो थे वो ईशान चंद्र राय थे, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय थे। और ये कारण जो था वो अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली था। ठीक है, देखते हैं अगर दक्कन विद्रोह की बात करते हैं तो 1874 से 1875 ईस्वी तक में हुआ था ये। और प्रभावित जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिले में ये इसका प्रभावित क्षेत्र था। इसके नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो बाबा साहब देशमुख थे। ठीक है, और ये जो कारण जो था वो रैयतवाड़ी वाले क्षेत्रों के किसान जो थे वो किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए थे, और कपास की गिरती कीमतों व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक क्या की गई थी, तो वृद्धि कर गई थी। ठीक है, और उसके बाद से हम बात करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। सब कोई जानता है कि चंपारण ये मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन उस समय मोतिहारी और बेतिया जो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। और महात्मा गांधी को यहीं पे भारत में प्रसिद्धि मिली थी जब वो 1915 में जब लौटे हुए थे वहाँ से, मतलब ब्रिटेन से लौटे हुए थे, साउथ अफ्रीका, सॉरी ब्रिटेन से नहीं, साउथ अफ्रीका से जब लौटे हुए थे तो 1917 में ये कहाँ, मतलब 1915 में लौटे थे, 1917 में ये चंपारण में आए, और यहाँ पे आकर के अंग्रेजों के खिलाफ जो तिनकठिया प्रणाली जो थी उसके विरुद्ध में इन्होंने क्या किया, आंदोलन किया। ये मैं इसलिए ओवरव्यू थोड़ा बहुत दे रहा हूँ ताकि ये मेंस में भी आपको बहुत मतलब मेंस में बहुत फायदेमंद होता है, और मेंस में ये पूछा जाता है। ठीक है, चंपारण विद्रोह के बारे में ना कुछ कोई क्वेश्चन पूछे, फिर भी एक ना एक क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से, चंपारण विद्रोह से रहता ही रहता है। ठीक है, तो यहीं से चूंकि महात्मा गांधी को यहीं से प्रसिद्धि मिली थी, और महात्मा गांधी यहीं से उनको मतलब यहीं से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था, मतलब यहाँ से महात्मा गांधी जब गए तो खेड़ा में जाकर के किए। तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। प्रभावित क्षेत्र जो था वो खेड़ा यानी कि गुजरात में था, और इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल थे। और फिर कारण क्या था, तो फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रभावित क्षेत्र प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, और झिंगुरी लाल सिंह और बाबा रामचंद्र जो थे वो इसके नेतृत्वकर्ता थे। कारण क्या था, तो कारण वही अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी। आप देखिएगा जितने भी किसान आंदोलन हुए, जो भी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जो भी क्रांति हुई या फिर जो भी छोटे बड़े जो भी आंदोलन हुए, उसका एक ही कारण था कि यहाँ के किसानों को या फिर यहाँ के जो भारतीय जनता थी उसको अंग्रेजों के द्वारा नए नए कानून बना करके उन पे ज़बरदस्ती अपने कानून को थोपना, उनको हर एक तरह से प्रताड़ित करना, यही सब कारण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादातर कारण देखने को ये मिलेगा कि ज़्यादातर ये किसानों को या फिर जो भी मतलब कृषक थे, खेतीहर किसान थे, जो भी मतलब इन लोगों को अंग्रेज ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, उनसे टैक्स ज़्यादा लेते थे और उनको हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि हम एका आंदोलन। तो एका आंदोलन जो हुआ था 1921 से 1922 ईस्वी तक चला था। प्रभावित क्षेत्र बाराबांकी, हरदेई, बहराइच और सीतापुर। और ये जिसके जो नेतृत्वकर्ता थे
जो थे वो मदारी पासी थे और कारण वही था लगान में वृद्धि। मोपला विद्रोह, ये बहुत ही मतलब फेमस प्रश्न है, ये हमेशा बीपीएससी ने इसको पूछा है। तो मोपला विद्रोह का जो द्वितीय चरण जो था 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। मालाबार अली मुदलियार थे और अधिक लगान व बेदखली इसका कारण था। नेक्स्ट देखते हैं कि बारदौली सत्याग्रह 1928, और बारदौली सत्याग्रह 1928 में सूरत का बारदौली तालुका इससे प्रभावित था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें अपना मतलब नेतृत्वकर्ता वही थे और लगान में बढ़ोतरी इसका मुख्य कारण था। और एक चीज़ और, बारदौली सत्याग्रह से ही वहाँ की जो महिलाएं थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ पे उन्होंने दिया था, वहाँ की महिलाओं ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं कि पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब में किसान आंदोलन जो था वो 1930 से 1940 ईस्वी तक चला और जालंधर इसका क्षेत्र था, अमृतसर, होशियारपुर, लैलपुरा शेखपुरा। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे सोहन सिंह भाकना थे, ज्वाला सिंह और तेज सिंह, मास्टर हरि सिंह और बाबा। कारण जो था वो भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन। तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि। तेभागा आंदोलन की बात करें तो तेभागा आंदोलन जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। और ये इसके मतलब क्षेत्र जो था प्रभावित क्षेत्र वो दिनाजपुर था, रंगपुर था, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर और 24 परगना। ये सब कहाँ पे पड़ता है? ये सब आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कंपाराम भवन सिंह थे और मूली सिंह थे। अब क्या हुआ था, कारण क्या था? तो बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। पहले आधे लेते थे तो उन्होंने सोचा कि नहीं अभी 1/3 देंगे हम, इसीलिए ये क्या हुआ, इस आंदोलन को करना पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर तेलंगाना आंदोलन की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1946 से 1951 तक था। प्रभावित क्षेत्र तेलंगाना था और इसका जो मतलब नेतृत्व करता है सामूहिक रूप से सामूहिक नेतृत्व था इसमें। और क्या कारण था? तो कारण वही था कि निजाम, जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध ये संघर्ष किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे पॉइंट है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भू आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। और भू आंदोलन का नेतृत्व, जो भू आंदोलन चालू हुआ था सबसे पहला कौन राज्य था, किस राज्य में किया गया था? आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आप लोग आंसर नहीं देते हैं, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता है, आप लोग वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और टॉपिक हम लोग कर लेते हैं कि भारत में ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। तो यहाँ के लोग जो भी जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई, या जो भी ब्रिटेन की कंपनियाँ यहाँ पे आई, तो उसको क्या होता था कि काम करने के लिए उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा और उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें पारंगत लोगों को ही वर्क देते थे। और लेकिन भारतीयों के पास तो वैसी शिक्षा थी ही नहीं। तो फिर शिक्षा थी, यहाँ की पारंपरिक शिक्षा थी, संस्कृत का ज्ञान था, यहाँ पे हिंदी की ज्ञान थी। लेकिन जो ब्रिटेन में जो वहाँ का जो चूँकि काम तो ब्रिटेन का करना था, तो ब्रिटेन के लिए काम करना था, तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स ये सब होंगे तो अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा ना, या फिर वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें लिखना पड़ेगा। तो अंग्रेजी, जाहिर सी बात है, ब्रिटेन की लैंग्वेज कौन सी है? तो अंग्रेजी ही है। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों से कम रुपये पे मजदूरी करवाने के लिए, कम रुपये पे काम करवाने के लिए यहाँ के लोगों में थोड़ा बहुत सोचा कि भाई स्कूल खोल देते हैं और लोगों को धीरे धीरे हम इसी में मतलब उनको एजुकेशन देंगे और यहाँ से कम सैलरी देंगे। क्योंकि ब्रिटेन से मतलब एम्प्लॉय को लेकर के आना और यहाँ पे फिर उसको सैलरी देना और फिर यहाँ से वहाँ लेकर के जाना महंगा पड़ता था। तो सोचे कि यहीं के लोगों से काम करवाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि थोड़ा बहुत मतलब शिक्षा में विकास के लिए सोचा था कि यहाँ के लोग शिक्षित होंगे तो यहीं के लोग शिक्षित होकर के और हम ही लोगों का काम करेंगे और कम पैसे पे काम करेंगे। तो क्या किया उन्होंने कि थोड़ा सा भारत में शिक्षा का थोड़ा बहुत विकास किया। तो देखते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, उन्होंने जो विकास किया वो भारत का विकास नहीं किया, वो अपने हक के लिए विकास किया, अनजाने में विकास हो गया। ठीक है, जैसे कि रेलवे का विकास कर दिया। तो रेलवे का विकास यहाँ के जो भी मतलब रॉ मटेरियल होते थे, दूर दराज इलाकों में होते थे, तो उसको मतलब ले जाने के लिए किया था, अपने यहाँ ले जाने के लिए रेलवे का विकास किया, रेलवे की पटरियाँ बनवाई। तो वो अपने विकास के लिए किया, लेकिन अनजाने में हो गई, अनजाने में उससे भारतीयों को फायदा हुआ और शिक्षा का भी विकास वैसे अनजाने में ही उन्होंने थोड़ा बहुत किया था। लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, भारत में शिक्षा विकास का जनक माना जाता है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया था। एक बात याद इसको रखिएगा। देखते हैं इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये हो सकता है कि व्यक्तिगत प्रयासों ने सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना जो की गई थी वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल्स की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न बीपीएससी ने कई बार पूछा है, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा। और हाँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको पूछा जाता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को मैं फिर से मैं सोच रहा हूँ कि आज से ही उसका भी एपिसोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आएगा, और मैं उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं उसको 150 क्वेश्चन होते हैं तो 10 क्वेश्चन मैं मैथ का छोड़ दूंगा, लेकिन 140 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने का कोशिश करूंगा, और जो भी हमको लगेगा जो इस प्रश्न पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो मैं उसको करूंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ में। उसको मैं बहुत जल्द ही, आज से ही, मे भी आज रात से ही वो एपिसोड आज रात को 8 बजे तक अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, कम से कम आप लोग 10 साल के प्रश्नों को जरूर देख लें। उसमें से 15 या 15 से 20 प्रश्न आपको जो होंगे वो एकदम फिक्स है कि बनना ही बनना है। आते हैं जी, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर आते हैं। हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री क्या है, सीमित है ना, से कुछ ज़्यादा तो बढ़ नहीं रहा है ना। ज्योग्राफी है तो जो कुछ भी है तो वही ज्योग्राफी है ना, सिलेबस तो वही है ना, तो क्वेश्चन तो रिपीट होंगे। कितना क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन सेट करेंगे, उसी सब में से सेट करेंगे ना, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन उसका नेचर थोड़ा बहुत बदल दिया जाता है, लैंग्वेज थोड़ा बहुत बदल दिया जाता है, बाकी सब प्रश्न उसमें से पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी है। और हाँ, प्रीवियस ईयर देखने का ये फायदा एक और है कि आप लोग प्रीवियस ईयर देख करके अगर आप पढ़ते हैं तो ये होता है ना, प्रीवियस ईयर देख करके किसी रेफरेंस बुक को पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, प्रश्न यहाँ से और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी जरूरी है। तो शाम को 8 बजे तक मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं पहले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना जो अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा इतना कि अभिज्ञान शकुंतलम को किसने लिखा था? तो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, कालिदास ने लिखा था, और उसका पहली बार जो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम्स जोन्स ने किया था। और भगवत गीता, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन जो भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ था वो किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने किया था। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई। तो यही देखिए, यही मैं बोल रहा था ना, असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु, मतलब जो भी यहाँ यहीं के मतलब सैनिक थे तो उनको प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए खोला गया। वो जो सैनिक क्या करेंगे? भारतीयों की रक्षा करेंगे? जी नहीं, वो कंपनियों की फैक्टर्स यानी फैक्ट्रियों की रक्षा करेंगे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपनियां थी उनको, उनकी रक्षा करेंगे, अंग्रेजों की रक्षा करेंगे, न कि भारतीयों की। ठीक है, तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आंग्ल प्राच्य विवाद यानी कि एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ की जो प्राच्य मतलब भारतीय जो परंपरा थी, वो परंपरा में जैसे हिंदी, संस्कृत, ये सब भाषाओं को यहाँ पे वरीयता दी जाती थी, लेकिन वहीं शिक्षा आंग्लवादी जो थे, अंग्रेजी थे, वो यूरोपीय ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा के पद्धति से। वहीं लॉर्ड मैकाले जो थे अंग्रेजी शिक्षा की, इन्होंने ही शुरुआत की थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से प्रारंभ की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के आरंभ की गई थी। आरंभ जो हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक में हुआ था, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को वरीयता किसने दिया, अपना संस्मरण किसने दिया? तो वो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे
कि वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो वर्ष 1857 में की गई थी। यानी कि वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1857 में की गई थी। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत में अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज, कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुई। तो एक कोड ऑफ जेंटुलॉज किसके नाम से प्रकाशित हुई थी? क्या कौन सी ग्रंथ थी? तो मनुस्मृति थी। पेरिस स्थित जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीयों को प्रदान की गई? तो पेरिस स्थित जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी उसकी घोषणा जो भारतीयों को जो दी गई सदस्यता वो थे कौन? तो माइकल मधुसूदन दत्त थे। ठीक है। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो डी.के. कर्वे के द्वारा की गई। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी की प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। जो अभी हम बीएचयू को देखते हैं वो उसका जो स्टार्टिंग नाम था वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1898 में। और किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। जो बाद में 1916 में क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय जी अपना प्रयास किए, उसमें लोगों से जमीन जाकर के मांगा। इस पर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी है जो आप लोग गूगल पे करके देखिएगा, जिसमें मदन मोहन मालवीय ने किसी एक राजा से बोला कि मेरे को ज़मीन चाहिए। तो राजा बोले कि सुबह तक, मतलब पता नहीं ये सही बात है कि नहीं, लेकिन ऐसा मतलब आप गूगल पे मैंने कहीं पढ़ा था मैंने, तो उन्होंने बोला कि जितना दूर तक आप रात भर चल सकते हो उतना दूर तक आप वहीं आपका मतलब कॉलेज का वो आपका ज़मीन हो जाएगा। तो उन्होंने रात भर चलना चालू किया और बहुत सारा जो भी आप बीएचयू का ज़मीन देखते हैं, बीएचयू का जो कैंपस देखते हैं, वो सब क्या है? वो मदन मोहन मालवीय जी की कृति है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स टॉमसन। 1847 में जो पहली इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनी थी वो कहाँ बनी थी? तो रुड़की में बनी थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स टॉमसन के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे प्रमुख शिक्षा आयोग, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार पॉज करके वीडियो को और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो समिति और आयोग, जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था वो 1854 ईस्वी में आया था। गवर्नर जनरल या वायसराय उस समय कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। हंटर आयोग 1882 में आया था। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। रैले आयोग जो था, देखिए हंटर कमीशन और हंटर कमिटी और हंटर आयोग में फ़र्क है, आप लोग इसको देख लीजिए। हंटर आयोग में यानी कि हंटर कमीशन जो था वो शिक्षा से संबंधित था, और हंटर कमिटी यानी हंटर समिति जो थी वो जो आपको 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए एक समिति जो बैठाई गई थी उसको हंटर समिति के नाम से जाना जाता है। आप लोग एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा। रैले आयोग यानी कि विश्वविद्यालय आयोग, इसको जो 1902 में आया था, कौन लाया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा मतलब लाया गया था, उसके शासन मतलब जब वो लॉर्ड वायसराय यहाँ का था। सैडलर आयोग की बात करें तो 1917 में आया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस समय, वही 1917 चेम्सफोर्ड। और इंच कैप आयोग जो था 1923 में लॉर्ड रेडिंग के द्वारा। हार्टोग समिति यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो आया था 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। लिंडसे आयोग जो था वो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था, 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा आया था। सार्जेंट आयोग जो था 1944 में लॉर्ड वेबल के द्वारा, और राधा कृष्णन आयोग जो था 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाया गया था। वर्ष 1937 मतलब लाया नहीं, उसी के समय में ये आयोग आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा जो शिशु योजना थी, वर्धा योजना जो थी वो किससे संबंधित थी? तो शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। हम आधुनिक भारत के एपिसोड में ही मिलेंगे, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल GSIQ एजुकेशन के साथ, और प्लीज़ नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इससे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, क्योंकि NCERT ही हमारा सिलेबस है, NCERT सिलेबस का ही हमारा सार है। ठीक है, सिलेबस का मतलब NCERT सार जो है वो सिलेबस
उसी से बनते हैं हमारे, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। शेयर करने से में आपका कुछ नहीं जाएगा, और लाइक करने में 1 से 2 सेकंड लगेंगे। और अपनी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स तो है ही, वहाँ पे दे सकते हैं। और पिछले वीडियो को और पिछले जो जितने भी सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो जो अपलोड किया गया है, आप वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर मतलब डाउनलोड आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आप वहाँ से आप डायरेक्ट यूट्यूब के थ्रू आप लोग देख सकते हैं। और 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए, आई कंफर्म कि आप लोगों को याद हो जाएगा और आप लोग एग्जाम में अच्छा करेंगे, अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू इतना सारा इस चैनल को प्यार देने के लिए। जुड़े रहिए हमारे GSIQ एजुकेशन के साथ।